हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से संसाधन एवं विकास से संबंधित 100 क्वेश्चन को देखेंगे और यह मेरा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं, जिस तरीके से MCQ को कलेक्ट किया गया है, वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 10 का ही स्टूडेंट हो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न 101 से शुरू करते हैं। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? बताना है आपको कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड या जापान? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो दोहन होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वो नीदरलैंड में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला है क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है या फिर नवीकरणीय संसाधन है या जैव संसाधन है या में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला हमारा एक परंपरागत ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, कोयला या सौर ऊर्जा? तो आपको बताना है इसमें क्या इसका सही आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा है वो कौन सा है? सूर्य किरण, यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? बताना है आपको। पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, तो ये होगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या जल विद्युत है? ठीक है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? कोयला है, क्योंकि यहाँ पर कोयले का क्या है? भंडार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गोंडवाना अब चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला नहीं मिलता है? क्वेश्चन का थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट ये करना है आपको, ये गोंडवाना है, यहाँ पे युग कर लीजिएगा। गोंडवाना युग, गोंडवाना युग की चट्टानों में। ठीक है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है, ये बताना आपको। ठीक है, मिलता है। जिसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 98%। कितना? 98%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो 98% कोयला मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो कालाकोट जो कोयला क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका असम में। ठीक है, कहाँ पे? असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है? आग्नेय में, परतदार में या रूपांतरित में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? आग्नेय में मिलता है, ठीक है, या फिर परतदार में मिलता है या रूपांतरित में मिलता है या इनमें से कहीं नहीं मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परतदार चट्टान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। कहाँ है ये? असम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रतियोगिता है? ठीक है, यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इस साधन की प्रचुरता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए
प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता है कि किसकी मात्रा अधिक मिलती है, अंकलेश्वर में। कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या खनिज तेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, डी, खनिज तेल। ठीक है, अंकलेश्वर में क्या मिलता है, खनिज तेल देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है। भारत में बताना है आपको कि खनिज तेल का वार्षिक जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो बताना हमको छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत ग्रहों की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम विद्युत ग्रह की जो स्थापना, ग्रहों नहीं होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग यहाँ हुआ है, क्षमा चाहूँगा। विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो सभी को पता है कहाँ पे है, सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य का परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या रिहंद परियोजना। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी। क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी, ये झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी बिहार का शोक का नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। हीराकुंड, भाखड़ा नंगल बांध, चंबल या कोसी। तो देखिए यहाँ पर जो उद्देश्य था वो बाढ़ नियंत्रण करना था। तो ये कौन सी नदी थी जानते हैं आप, ये नदी थी कोसी नदी, क्योंकि जानते हैं कि ये बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और ये अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इसी को बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोसी पर एक परियोजना लाई गई थी। ये किस नदी पर लाई गई थी, कोसी पर। ठीक है, कोसी नदी के लिए था ये। चलिए आगे देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है कि रिहंद जो नदी है वो किस नदी की एक सहायक नदी है। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन, सोन नदी। सोन नदी की एक क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है। यहाँ पे सवाल था कि रिहंद किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। जबकि बात करें कि रिहंद बांध किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि रिहंद जो बांध है वो किस राज्य में है। तो आप देखेंगे जो रिहंद बांध है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। इसका हो जाएगा सही आंसर महानदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध है क्या है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है या बिहार में है या उड़ीसा में है। हीराकुंड के बारे में बताना है, ये बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु है, बिहार है या उड़ीसा है। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हीराकुंड बांध कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 124 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर टेहरी बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। निम्नांकित में बताना है कि कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। यूरेनियम, कोयला, थोरियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से किस कारण हुआ है। ठीक है, किस कारण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस कारण हुआ है। ठीक है,
तो किस कारण हुआ है ये? गहन खेती, वनोन्मूलन की वजह से या अधिक सिंचाई की वजह से? तो अब देखेंगे कि पंजाब में जो भूमि का न्यूनीकरण हुआ है वहाँ पर अधिक सिंचाई की वजह से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी खनिज का जो उद्योगों की जननी माना जाता है वो माना जाता है लोहा को। किसको? लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है या फास्फोरस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नांकित में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नांकित में से किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, राजस्थान में आपको मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? तो इजी क्वेश्चन हो गया है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या इसे फिर हम लोग ला सकते हैं वापस? नहीं, लाने के लिए हमें लाखों वर्ष लग जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये अनवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में 2001 के एक ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2001 में बताना है कि कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो आप देखेंगे कि उस समय ऑप्शन नंबर बी 19.27 ही विस्तार था हमारे देश में वनों की स्थिति। ठीक है, उस हिसाब से भी थोड़ा सा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 133 क्वेश्चन नंबर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 65% होता है निहित। ठीक है, यानी किसी प्राणी के शरीर में 65% जल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या फिर हरा ग्रह कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नीला ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? रेगुर मृदा। ठीक है, कौन सा मृदा? रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, सवाल ये है कि FAO की वानिकी जो रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में पूरे वर्ल्ड में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो है आपका अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, जो हमारा संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध है अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, चलिए 138 ले लेते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का? तो देखेंगे कि बिहार में अति जल दोहन की वजह से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 7%। मात्र 7% ही यहाँ पे वन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर या तोता? तो ये तो बहुत ही जो क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 142 प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो देखेंगे ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सभी को पता है एंथ्रासाइट,
है ना, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। या फिर कोई भी अच्छा ईंधन तभी माना जाता है जिसमें ज़्यादा क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है, ठीक है, और साथ साथ में कम अवशिष्ट पदार्थ को छोड़े, ठीक है। ऐसे ईंधनों को हम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम कोटि का ईंधन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये देखेंगे जब क्लास 10 का बुक पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना % मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात होगा यहाँ पे, ठीक है, गुजरात या महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ देखने को मिलेगा? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान या मेघालय में? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान में। सौर ऊर्जा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाधिक संभावना दिखती है कि यहाँ पे विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगढ़ा? तो आप देखेंगे कि इसका आंसर होगा जादूगढ़ा, जो झारखंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर ऊर्जा का? तो देखेंगे ये असीमित है, ये भी असीमित है, ये भी असीमित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कोयला ये असीमित भंडार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? चूना पत्थर, ठीक है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। मेन तो यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का या बॉक्साइट का? बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए मुझे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में 1 टन इस्पात बनाना है आपको, तो उसमें कितने मैग्नीज का उपयोग करना होगा? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो इसका जो सही आंसर होगा, 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का जो आवश्यकता होती है, उपयोग किया जाता है, वो 10 किलोग्राम किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा यहाँ पर कर लीजिएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? मानवकृत है, ठीक है, मानवकृत कर लीजिएगा, या पुनः पूर्ति योग्य है, या फिर मिट्टी, या फिर सौर शक्ति? ठीक है, तो 154 का जो सही आंसर होगा वो होगा मानवकृत। सौर ऊर्जा क्या है, कौन सा साधन है? मानवकृत है, क्योंकि मानव के द्वारा ही बनाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मिट्टी की जगह पर आप थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं आप, एक ऑप्शन कर लीजिएगा अजैव, और इस सौर शक्ति जगह पर कर लीजिएगा आप चक्रीय, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 155 नंबर है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? कलपक्का में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तारापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 156 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ठीक है, तेल का, असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में? बताइए कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, असम में खनिज तेल का भंडार है। 157, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विवेकानंद? तो देश के बांधों को जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है,
तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 159 समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर तक क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा वो 19.2 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट तो आपको 23 किलोमीटर के आसपास में कहीं देखने को मिलता है, तब उसको टिक करेंगे, ना कि इसको टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, जैव, प्रवाह या फिर अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क क्या है, एक बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनवीकरणीय, ठीक है। अगर इसके जगह पर कभी ऑप्शन देखने को मिला आपको, कभी चक्रीय, क्या देखने को मिले, चक्रीय संसाधन, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। अगर ना अनवीकरणीय संसाधन नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ है चक्रीय संसाधन, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि लोहा जो है वो चक्रीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको हम लोग कोयला लोहा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लोहा जो है वो चक्रीय संसाधन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन अनवीकरणीय दिया हुआ है तो आप उसको भी टिक करेंगे, ठीक है। दोनों देगा नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। मैंने इसको भी रिपीट किया है, ठीक है। तो जानू से मैंने इसको रिपीट किया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। 162 क्वेश्चन वाले लेते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो अब देखेंगे कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन वाले लेते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय जो ऊर्जा है वो क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, जैव है, प्रवाह है या नवीकरणीय है। तो देखेंगे कि ये क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा को देखने को कहाँ मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है। बिहार में को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। झारखंड में भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो काली, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं काली कपास मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है, लावा के प्रवाह से, रेगुर मिट्टी से, या फिर प्राचीन जलोढ़क से, या फिर उनसे कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लावा के प्रवाह से हुआ है डेक्कन ट्रेड का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है ना। तो क्या हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं 32.8 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 168 आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसको बांटा गया है 2 वर्गों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है। वुलर झील, डलबाटा, या फिर सांभर, या फिर गोविंद सागर, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए सांभर, ठीक है। ये लवणीय झील है। कहाँ है ये, राजस्थान में ना। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है पटना के नज़दीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महानदी, कृष्णा, तापी, या फिर तुंगभद्रा। तो हो जाएगा इसका आंसर तापी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन को मैंने भी रिपीट किया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। दक्षिण भारत की है, ठीक है। दक्षिण भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये दक्षिण में ही आता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। और आप कमेंट करके बताइए कि किन 2 देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांगपो किस नदी का उपनाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का एक उपनाम है, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तो यानी कि तिब्बत में कह सकते हैं, वहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं,
ठीक है। फिर वहाँ से जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ बात प्रवेश करती हैं, उसके बाद असम में। तो असम में प्रवेश करने के बाद हम लोग किस नदी को जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 176 कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। जितना भी जल उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर, उसमें से कितना परसेंट जल जो है वो महासागरों में देखने को मिलता है, ठीक है, ये बताना है। तो 96.6% जो जल है वो महासागरों में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 26,200 किलोमीटर वर्ग में वन का वृद्धि हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा फिर से। क्या मेरे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है उसको कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर को जो जंगल था उसको कृषि में हम लोग क्या किए हैं, परिवर्तित कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, ठीक है, 179 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था, वो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड कन्वेंशन, रामसर साइट, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 180 देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा आपको सुंदरवन के डेल्टा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक्सोल का संबंध या उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है, मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में, ठीक है, ये बताना है आपको कि टेक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है। तो ये होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक का संबंध किस देश से था, तो यह भारत से था, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है। कृषि का प्रसार, गृह स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्र करना, 3 औद्योगिक और शहरीकरण। यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर तीर्व होगा, क्या हो जाएगा, तीर्व कर लीजिएगा, तीर्व, औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो बताइए इसमें कौन सा लगता है आपको कि प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्र करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये 100 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करती है, ये आपको बताना है। 10, 20, 30 या 40। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20%। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 187 देख लेते हैं। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 188 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, सोना, अभ्रक, टीन या लोहा, ठीक है। चलिए बताइए, सोना, अभ्रक, टीन या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 188 का अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अधात्विक खनिज है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी। बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है। बताना है आपको कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका स्थान है तीसरा स्थान, तृतीय स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बताना है। लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, 192 देख लेते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 125 करोड़ टन देश में तांबे का कुल भंडार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक उत्पादन होता है? यानी कि कंबाइन बताना है कि बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक उत्पादन करता है लोग दोनों मिल करके। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके पूरे भारत का लगभग 80% ठीक है उत्पादन करता है अदरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो 194 का होगा वो होगा आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या होना चाहिए। क्या ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो सही है? इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, 194 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 195 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? चलिए बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा इसका सौर ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक स्रोत है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा खनिज तेल हेतु। ठीक है, बम्बई हाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 197 और देख लेते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ मतलब स्थापित किया गया था सबसे पहले? तो ये किया गया था डिगबोई में जो असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 198 भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम या सतलज या व्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतलज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन सी है? तुंगभद्रा, इरावती, चंबल या हीराकुंड? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा है? तो ये गया बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? तो देखेंगे बरौनी जो है वो ताप विद्युत केंद्र का केंद्र रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी